आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब पर्यावरण नीतिवाद, नीतिवादी जो थे डिटर्मिनिज्म थे, निश्चयवादी या नीतिवादी भी इन्हें कहा जाता है। प्रकृति नेचर को महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। और इसके संस्थापक थे फ्रेडरिक रेडचर, जो कि जर्मन स्कूल के रिलेटेड थे। तो जर्मन स्कूल के मैक्सिमम लोग नीतिवादी के रिलेटेड थे। चार्ल्स डार्विन हैं, इसी सैंपल हैं, कुमारी हैं, कांट हैं, हम्बोल्ट हैं, प्रेडेटर हैं, अरस्तू हैं, टालमी, अलमकूदी हैं, स्ट्रैबो है, वार्नियक हैं, डेविक है, हटिंगटन है, बर्टसन है, बहुत और भी लोग हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट के लिए। दूसरा आता है पॉसिबिलिज्म मतलब संभववाद। संभववाद इसी का विरोध था, इसे डिक्टोनमी भी कहा जाता है। इसके संस्थापक थे विडाल डी लाब्लास, और जो संभववाद के ज़्यादातर लोग थे वो फ्रेंच स्कूल के रिलेटेड थे। संभववाद शब्द लुसियन फेवरे ने दिया था, ठीक है। मतलब सर्वप्रथम शब्द जो है लुसियन फेवरे ने यूज किया था, और उसको अच्छे की व्याख्या ब्लॉक ने किया था। लुसियन फेवरे की जो बुक थी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इसी बुक में लुसियन फेवरे ने संभववाद शब्द को अच्छे से बताया था। जीन ब्रूंस आते हैं, प्लेटो आते हैं, कार्लो सावर आते हैं, विटलसी आते हैं, तो ये सब संभववाद से रिलेटेड हैं, और लोग भी हैं। नियो डिटर्मिनिज्म को समझते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म जो कि नवनीतिवाद कहा जाता है या नवनिश्चयवाद, जिसे क्रिपिट टेलर ने विकसित किया था। इसमें स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था रुको देखो तब आगे बढ़ो, रुको देख लो फिर तब आगे बढ़ो। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर। प्रोबेबिलिज्म संभावितवाद, ठीक है। प्रतिपादक थे OH के स्पेट 1957 में। संभावित प्रोबेबिलिज्म कहने का मतलब था मध्यमार्गी है। मध्यमार्गी मतलब बीच वाला भाग, मतलब वातावरणीय नीतिवाद व संभववाद के बीच का रास्ता ये निकालता है। और OH के स्पेट बहुत बार पूछा है कि प्रोबेबिलिज्म किसने दिया था, OH के स्पेट 1957 में दिए थे। आते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रात्मक क्रांति। तो पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद से प्रभावित होकर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन 1960 में आया। मात्रात्मक क्रांति के लिए भौगोलिक आधारशिला विलियम बोंगे ने दी थी, एक बात को याद रखिएगा, पूछा भी है। और इसकी भूगोल में 4 अवस्थाएं हैं। 1948 की अवस्था जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट जेम्स कैनॉट ने दर्शाया। फिर 1939 की अवस्था रिचर्ड हार्टसॉन की एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939, इसी पे डिबेट होकर शेफर ने पत्रिका निकाली एक्सेप्शनल इन जियोग्राफी एंड मेट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तीसरी अवस्था है। चौथा अवस्था इनका जो थी वो 1953 में बर्टन ने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन शब्द दे दिया था, बर्टन ने। एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी इन्होंने दिया। मात्रात्मक क्रांति का अगर हम उद्देश्य देखें, मेन मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का उद्देश्य एम जो था वो सांख्यिकी मतलब स्टैटिकल और गणितीय मतलब मैथमेटिकल टेक्निक के प्रयोग, प्रमेयों और प्रमाणों का उपयोग करना था। वैज्ञानिक का विश्लेषण करना था, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना। तर्कसंगत था, वस्तुनिष्ठ था, मॉडल था, सिद्धांत था, डाटा का उपयोग, मतलब ऐसे नहीं मान लेते थे, डाटा का उपयोग करते थे अच्छे से, मतलब उसको दर्शाते थे। मतलब भूगोल में मात्रात्मक मतलब डाटा का उपयोग करना, वैज्ञानिक विधि को लाना, ये सब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का ही देन है। डल्डे स्टाम्प जो है मात्रा क्रांति के कटु विरोधी थे, मतलब विरोधी थे डल्डे स्टाम्प, और इसे इन्होंने सिविल वार गृह युद्ध कहा था। आगे बढ़ते हैं, जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसमें पैराडिग्म इन जियोग्राफी आता है। भूगोल में प्रतिमान, भूगोल में प्रतिमान मतलब चेंज इन टाइम, समय के साथ जो परिवर्तन होते रहते हैं, कि आज के समय में जो स्थिति है कल के समय में जो स्थिति होगी, वो जो चेंजेस आ रहे हैं भूगोल में उसके बारे में दर्शाया जाता है। इसके प्रतिपादक थे एस थॉमस कुन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962 में, ठीक है। कुन की बुक थी, एस थॉमस कुन की। एरियल डिफरेंशिएशन क्षेत्रीय विभेदीकरण के तात्पर्य एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विशिष्टता है या जो अनूठापन है, यूनिकनेस है, उसे दूसरे क्षेत्र के भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करता है। एरियल डिफरेंशिएशन रिचर्ड हार्टसॉन ने दिया था। उनकी बुक थी द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में रिचर्ड हार्टसॉन द्वारा ये विचार अंकित किया गया था, और इसी का विरोध शेफर ने अपनी पत्रिका एक्सेप्शनल इन जियोग्राफी मेट्रोलॉजिकल साइंस में दिया था। कहने का अर्थ हुआ एरियल डिफरेंशिएशन मतलब प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग विशेषताएं होती हैं, मतलब इस क्षेत्र में जो विशेषताएं पाई जा रही हैं वह दूसरे क्षेत्र को से अलग हैं, इसी वजह से इस क्षेत्र का अलग अध्ययन किया जाना चाहिए, उसका अलग ऐसे करके इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन दिया था। स्पेशलिज्म अपवादात्मकता, तो इमैनुअल कांट को फादर ऑफ स्पेशलिज्म कहा जाता है। इमैनुअल कांट ने इतिहास और भूगोल का अपवादी विषय बताया, इतिहास मतलब हिस्ट्री और भूगोल का अपवादी विषय बताया। शेफर ने अपवादी शब्द को अच्छे से व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि भूगोल को एक्सेप्शनलिज्म के दावे को चुनौती दी, और कहा कि अनूठी या विशिष्टता मतलब जो यूनिकनेस था, एरियल डिफरेंस मतलब यूनिकनेस की जो बात होती थी क्षेत्रीय विभेदीकरण में, रिचर्ड हार्टसॉन की,
उसकी वो कहते हैं कि ये व्याख्या ये जो है विज्ञान की व्याख्या नहीं करता, अनूठी अनूठी या विशेषता जो होता है वह विज्ञान की व्याख्या नहीं करता। तो रिचर्ड हार्टकॉन की जो रियल डिफरेंशिएशन थी यूनिकनेस जिसमें वो बात करते हैं। शेफर ने भूगोल को नोमैथिक विधि विज्ञान, शेफर ने मतलब एफ के शेफर ने भूगोल को मतलब जियोग्राफी को नोमैथिक मतलब विधि विज्ञानी बताया, सिद्धांत परक, बल्कि हार्टकॉन और कांट आइडियोग्राफी वस्तु परक थे। नोमोथिक एंड आइडियोग्राफी का अच्छे कभी आगे पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। कल्याणकारी भूगोल का उद्देश्य, वेलफेयर जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य होता है, कौन क्या पाता है और कहाँ से पाता है और कैसे पाता है, तो ये मतलब भूगोल में कैसे कल्याण किया जाए इसके बारे में है। मेंटल मैप मानसिक मानचित्र, मतलब हमारे दिमाग में कुछ जो मतलब बनता है कुछ होने के पहले जो दिमाग में विचार आते हैं, मानसिक मानचित्र मानव के निर्णय उसके मानक में बने मानचित्र मेंटल मैप पर आधारित होता है। और इसकी संकल्पना जो थे वो गोल्ड ने दी थी 1966 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविज्म की बात करें तो पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, ये क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन का दार्शनिक आधार है। इसमें वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक विधि विज्ञान, अभी हम बता रहे थे ना क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन किससे रिलेटेड था, तो पॉजिटिविज्म से प्रभावित होकर आया था 1960 के दशक में। तो इसमें वैज्ञानिक आधार लिया गया है, विधि लिया गया है, फैक्ट्स मतलब तथ्यों पर आधारित है, आंकड़ों को लिया गया है, वैल्यू दी गई है, थ्योरी की बात हुई है। फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, तथ्य स्वयं साधन बनते हैं ऐसा कहा गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षवाद को अनुभवजन एम्पिरिशियन भी कहते हैं। इसके जो फादर थे अगस्त काम्ते थे, बहुत बार पूछा है कि पॉजिटिविज्म के किससे रिलेटेड थे, तो अगस्त काम्ते थे जो कि फ्रांसीसी थे, और जॉन लॉक भी थे प्रत्यक्षवाद को बढ़ावा देने में। फिर आते हैं एक्जिस्टेंशियलिज्म मतलब अस्तित्ववाद, एक्जिस्टेंशियलिज्म, पृथ्वी पर सारे भौतिक मानव के अस्तित्व के साक्षी हैं, मानव जन्म से ही इन्हें प्रभावित करता है। तो आप अभी हैं क्योंकि आपका अस्तित्व है, ठीक है। तो आपका अस्तित्व है तो पृथ्वी पे जितने भी चीज़ें हैं उसको आप बन रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो ये भी अस्तित्ववाद के रिलेटेड है। आइडियलिज्म आदर्शवाद की बात करते हैं तो आइडियलिज्म जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुल्के इन्होंने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट आदर्शवाद को गुल्के ने दिया था 1974 में। आइडियलिज्म का अर्थ होता है मानव अस्तित्व और ज्ञान की नींव मानव मस्तिष्क की क्रिया पर आधारित है, और अर्थ होता है विश्व के बारे में समस्त ज्ञान अंततः व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों व अनुभवों पर आधारित होती है। इस शब्द को पढ़ेंगे 2 बार, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी मानव मस्तिष्क की क्रिया है उसी से उसके ज्ञान का और नींव पता चलता है। रियलिज्म यथार्थवाद, यथार्थ वही है जो हमारी इंद्रियां महसूस कर रही हैं, मतलब जो हम देख रहे हैं वही यथार्थ है, वही सत्य है, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं, तो वही रियलिटी है। तो इसके फादर थे कुक विल्सन। और प्रकृतिवाद प्रत्यक्षवाद आदर्शवाद के विपरीत यथार्थवाद उत्पन्न हुआ था। रेडिकलिज्म अतिवाद की बात करते हैं या उग्र सुधारवाद। उग्र सुधारवादियों ने समाज में दीन दुर्बल जो गरीब मतलब शोषित वर्ग थे कि हितों की रक्षार्थ हेतु भूगोल में सामाजिक क्रांति खड़ी करने पर जोर दिया। अस्तित्ववाद मतलब उग्र सुधारवाद का यही अर्थ होता है अतिवाद। इसकी शुरुआत मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म की प्रतिक्रिया स्वरूप 1970 के दशक में उठी थी, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके फादर हैं डेविड हार्वे और रिचर्ड पीट, और इनका इसमें स्टेटमेंट है कि बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व ही बदलता जाता है। जो उत्पादन के साधन का जो स्वामित्व है आज मेरे पास है कल किसी के पास रहेगा। तो ये था आपका अतिवाद उग्र सुधारवाद। अब आते हैं बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण योगदान गिलबर्ट ने दिया था, और गिलबर्ट वाइट, विलियम किर्क, जोहासन गैब्रिएल ग्रेनो और वालपर्ट, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। पूछता है बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड कौन है, तो विलियम किर्क हैं, ग्रेनो हैं, वालपर्ट हैं, वाइट हैं। ह्यूमनिस्टिक मानवतावाद का विकास भूगोल में प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म और मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के विरुद्ध आलोचना से विकसित हुआ। चाइनीज अमेरिकन जियोग्राफर ईफू तुआन इज द फाउंडर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक स्कूल इन द जियोग्राफी। तो ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी के रिलेटेड हैं ईफू तुआन जो कि चाइनीज अमेरिकन जियोग्राफर हैं, ठीक है, चाइनीज मानिएगा ईफू तुआन को, 1975 में ये देते हैं। और ईफू तुआन ने स्पेस एंड प्लेस की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट दी थी 1974 में, बहुत बार पूछा भी गया है। उनकी बुक थी एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। उनका स्टेटमेंट है जियोग्राफी इज द मिरर ऑफ मैन, ठीक है, जियोग्राफी इज मिरर ऑफ मैन। आगे बढ़ते हैं, जॉर्जरी का स्टेटमेंट है द ग्रेट लेसन ऑफ द 20th सेंचुरी इज दैट ऑल द ग्रेट ट्रूथ आर फॉल्स। टाइम जियोग्राफी को देते हैं। अगर हम टाइम जियोग्राफी एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके रिलेटेड हैं टी हैगरस्टैंड रिलेटेड हैं। इन्होंने टाइम स्पेस जियोग्राफी दिया था, बुक है इनकी टाइम स्पेस जियोग्राफी।
सीक्वेंस ऑफ इवेंट, टाइम ज्योग्राफी मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट, समय व स्थान की दृष्टि से तारतम्यता। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बार मैंने आपको बताया कि आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक, आगे बताऊंगा। तो अब मिल गया आइडियोग्राफिक नोमोथेटिक। तो बोथ टर्म जो है यूज बाय न्यू कांटिनेंट फिलोसफर, मतलब कि कांटिनेंट जो कांट के रिलेटेड है, विलियम विंडलबैंड ने आइडियोग्राफिक नोमोथेटिक शब्द को दर्शाया था। तो आगे बढ़ते हैं, नोमोथेटिक को समझते हैं। नोमोथेटिक मतलब लॉ मेकिंग स्टडी, मतलब इसमें कानून बनाया जाता है। देखिए, सूर्य पूरब से उगेगा, ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। अब सूर्य पश्चिम से तो उगेगा नहीं, हमेशा हुआ पूरब से ही उगेगा। तो लॉ मेकिंग स्टडी पे अध्ययन किया जाता है, मतलब कानूनों पर, थ्योरी पे अध्ययन किया जाता है। ये मात्रात्मकता मतलब क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है, डाटा रहता है इसमें, ठीक है। वैज्ञानिक विधि होती है। जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण, थ्योरी मतलब सामान्यीकरण मतलब सब पे लागू होता है। ये थ्योरी मतलब थ्योरी सब पे लागू होगा ना, कि सूर्य पूरब से ही उगेगा, ठीक है। जो थ्योरी मतलब लागू होगी तो सब पे होगी, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ तो सब पे लागू होगा। और वहीं आइडियोग्राफी की बात होती है तो ये विशिष्टता मतलब अनूठापन की बात करने लगते हैं, यूनिकनेस की बात होने लगती है, इनका अपना विचार होने लगता है, व्यक्तिगत विचार जिसका सबका रहने रहता है, उसी तरह की आइडियोग्राफिक है। ये खासकर हिस्ट्री में देखा जाता है। इसमें क्वालिटेटिव मेथड, गुणात्मक, और इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तिपरक अनुभव का प्रयोग किया जाता है। तो कांट, हेटनर और हार्टशोन भूगोल को आइडियोग्राफिक मानते थे, इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इंडक्टिव स्टडी का अध्ययन करते हैं। इंडक्टिव और डिटेक्टिव। इंडक्टिव मतलब निगमनात्मक, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब कोई उदाहरण लीजिए, उसकी एक थ्योरी बना दीजिए, ठीक है। देखिए आपके हम्बोल्ट थे, उन्होंने पेरू करंट की खोज की, ऐसे करके एक थ्योरी बनाने लगे। एक कोल्ड करंट है, परमाफ्रॉस्ट कर दिया, ऐसे करके इंडक्टिव अप्रोच को हम्बोल्ट ने अपनाया। वहीं डिटेक्टिव अप्रोच को कार्ल रिटर ने अपनाया, जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य की विशिष्ट की ओर, नियम से लेकर उदाहरणों की तरफ गए। स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद प्रतिपादक फर्नांड डी सोंसोर थे स्ट्रक्चरलिज्म के। अन्य विद्वान थे एंथोनी गिडने, क्लाउड लेवी स्ट्रोंग की बात यह है कि स्ट्रोंग ने फ्रांस में संरचनावादी आंदोलन मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को बढ़ावा दिया था, फ्रांस में आंदोलन कर दिया था उसके खिलाफ। आगे बढ़ें तो लुइस एंथोनी रोनाल्ड वार्टनर भी थे। आगे बढ़ें तो पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एर्नस्ट टोनबी ने किया था। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के बाद आया था। पहले प्री मॉडर्निज्म आता है, फिर मॉडर्निज्म आता है, तब पोस्ट मॉडर्निज्म आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो था वह जीन फ्रांसिस लियोतोर ने दिया था। इसको डेवलप्ड एडवर्ड सोजा ने किया था 1979 में। आते हैं डुअलिज्म एंड डिक्टोनिज्म के बारे में। डुअलिज्म कहने का अर्थ हुआ कि एनी सब्जेक्ट स्टडी बाई टू वे। देखिए एक जियोग्राफी है, उसको दो अर्थों में मतलब दो चीज़ों में बांट कर अध्ययन करना। देखिए फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी करके हम इसमें अध्ययन करते हैं। सिस्टमेटिक जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफर, कुछ सिस्टमेटिक जियोग्राफर थे, कुछ रीजनल जियोग्राफर थे। वहीं अगर हम डिक्टोनॉमी की बात करें, इसमें एक विचार दूसरे को नकारेगा। देखिए डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म मतलब नीतिवाद के विरोध में पॉसिबिलिज्म आया, और नियो डिटर्मिनिज्म मतलब नौ नीतिवाद, इन दोनों के अलग से हो गया। तो ऐसे करके एक विचार दूसरे विचार को नकारता है, तो डिक्टोनॉमी हो गया। धन्यवाद।